स्वागत करता हूं बच्चों आपको अपने चैनल फलक स्टडी पे। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को मुख गुहा बता दिया है, उसमें लार ग्रंथियां बता दिया है, दांत के बारे में बता दिया है, ठीक ना। और ये अमाशय भी बता दिया है, ठीक ना। ये यकृत भी बता दिया है। आपको बचा हुआ है छोटी आंत बचा हुआ है, अग्न्याशय बचा हुआ है और बड़ी आंत बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा। उससे पहले आप ये जो आकृति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3D डायग्राम, आप ये अच्छा से देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये पहले देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि अग्न्याशय के बारे में शुरू करते हैं। देखिए अग्न्याशय कैसे कहते हैं। देखिए अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। अभी मैं आप लोगों को अग्न्याशय बता रहा हूँ बाबू। देखिए ये जो आपके सामने ये जो दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं, ठीक ना। तो अभी मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिका होती है जो आपस में जोड़कर एक बड़ी अग्न्याशय वाहिनी बनाती है। देखिए बाबू, ये जो पतली पतली जो नलिका जो आपको यहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ बहुत छोटे छोटे नलिका होंगे, ठीक ना। ये सब मिलकर आपस में देखिए इतनी बड़ी एक नलिका बनाई है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलेंगे? अग्न्याशय वाहिनी, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अग्न्याशय वाहिनी वो किसे कहेंगे। और मैं आपको डायग्राम के साथ बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अग्न्याशय वाहिनी बनाता है। अग्न्याशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अब देखिए बाबू, अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी के बारे में बात कर रहा है। तो एक मिनट देखिए, यहाँ मूल पित्त वाहिनी एक वर्ड आया है, ठीक ना। ये कोई कीवर्ड नहीं है। मैं आप लोगों को कल यकृत बताया था, तो यकृत में मैं बताया था कि पित्त होता है, जो उसमें पित्त निकलता है तो पित्ताशय नामक थैली में इकट्ठा होता है, ठीक ना। और सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? तो यकृत होता है। तो बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अग्न्याशय वाहिनी, ठीक ना, और मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नली बनाती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए बाबू, जो बड़ी नली के जो बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये जो बड़ी नली कोई और नहीं, यहाँ तक जो आपको जो बड़ी नली दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बड़ी नली बोलते हैं, ठीक ना। जो कि अग्न्याशय, जो कि ये जो अग्न्याशय है और ये जो मूल पित्त वाहिनी है, ठीक ना, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। अग्न्याशयी रस ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए बाबू, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं समरी बताऊंगा तो इसका एक ट्रिक है, तो मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लीजिए कि अग्न्याशय में कितने रस पाया जाता है। तो जब मैं एक समरी बताऊंगा तो समरी में मैं इसको जितना भी समरी बताऊंगा तो उसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो इतना बात याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अग्न्याशय में तो एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि यकृत में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्न्याशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार कार्य करते हैं। अब देखिए बाबू, जो देखिए स्टार्च या ग्लाइकोजेन है बाबू, उसको माल्टोज में कौन बदलता है? तो आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए बाबू, जो यहाँ पर जो मेरा एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन ये फेमस है और आता है, ठीक ना। एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च या ग्लाइकोजेन को क्या करता है? माल्टोज में बदलता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है बाबू कि ये स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? तो नीचे ऑप्शन रहता है जिसको मैं आपको एमाइलेज रहेगा, ठीक है। तो आपको एमाइलेज मारना है। तो देखिए गलत मत कीजिएगा बाबू, ना तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? तो एमाइलेज बदलता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है बाबू, उसके आगे क्या बोल रहा है? उसके आगे बोल रहा है कि लाइपेज, ठीक है ना। लाइपेज पे एक बार घेरा कर देता हूँ और ये दोनों पे घेरा कर देता हूँ, अंडरलाइन कर। देखिए बाबू, जो एक होता है इम्लिशीकृत वसा होता है। तो देखिए इम्लिशीकृत वसा का मतलब होता है वसा ही होता है बाबू, ठीक ना। तो वसा हम लोग ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो लाइपेज बदलता है, ठीक ना। अब एमाइलेज का कार्य क्या है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक ना। और वसा को, इम्लिशीकृत वसा को
वसा अम्ल में कौन बदलता है, तो लाइपेज बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और मैं आप लोग को ये जैसे ही ये जब आपका जो पोषण खत्म होने वाला है जैव प्रक्रम में के जो न्यूट्रिशन, तो मैं आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें ये सब मैं दूंगा जो कल के वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखिए बाबू आगे क्या बोल रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोटाइड में कौन बदलता है, तो न्यूक्लियस बदलता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कौन बदलता है, तो न्यूक्लियस बदलता है, ठीक ना। यहाँ तक आशा करता हूँ कि कोई समस्या नहीं है। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा बाबू तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। और आप जो रूम में पढ़ते हैं वहाँ पर ही चिपका दीजिएगा। दिन भर में 1 से 2 बार आप पढ़िएगा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक ना। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू, मैं आशा करता हूँ, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आंत ग्रंथि के बारे में बताता हूँ बाबू। आंत ग्रंथि का मतलब वही, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत ये दोनों मिलकर ही आंत ग्रंथि बनाती है, ठीक ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, आंत ग्रंथि या छोटी आंत की दीवारों में कई ग्रंथियां होती है, ठीक ना। छोटी आंत की दीवारों में क्या होता है, वो गलती से बाबू यहाँ 2 बार लिखा गया, तो आप इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। वहाँ मिस्टेक से हमसे ही 2 बार हो गया, तो आप इसको मत लेके चलिएगा, ये गलत है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, तो वो पीडीएफ में ये सब सुधारा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए बाबू, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, ठीक ना। इसका स्राव आंतरस या सर्कर एंटेरिकस कहलाता है। ये बात याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत की दीवारों से जो कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक ना। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो इसी को बोलते हैं आंतरस या सर्कर एंटेरिकस, ठीक ना। छोटी आंत मतलब आंत से निकलता है, ये तो बड़ी आंत हो गई है, तो छोटी आंत दोनों से निकलता है सर्कर एंटेरिकस, ठीक ना। भोजन के विभिन्न अवयवों पर इस प्रकार कार्य करती है। अब देखिए वो भोजन को कैसे पचाती है, इससे पहले मैं आपको ये मिटा देता हूँ। देखिए बाबू, उससे पहले आप एक बार और समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए ये वैसे तो आपने फर्स्ट वीडियो में पहले ही देख लिया था कि ये क्या है, हमारा बड़ी आंत है। आप इसको एक बार और आप ऐसे भी देख सकते हैं अपने वीडियो में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ये वीडियो चल रहा है, ठीक ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिए 1 मिनट। चलिए बाबू आगे चलते हैं। आपने आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। तो देखिए बाबू, ये हमारा बड़ी आंत है, ठीक ना। उसके बाद ये हमारा छोटी आंत है। बस इसमें इतना ही बताना था। ये हमारा यकृत है, ठीक ना। ये हमारा अमाशय है, ठीक ना। और यहीं पर हमारा छोटा सा भाग क्या रहता है, अग्न्याशय रहता है। चलिए बाबू आप समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो आंतरस होता है, मतलब सर्कर एंटेरिकस होता है, वो भोजन के अवयवों पर इस प्रकार क्रिया करती है। मतलब भोजन के रस पर कैसे कार्य करती है, भोजन को कैसे वो मतलब तोड़ती है, ठीक ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पेप्टोन एमिनो अम्ल जो होता है बाबू, मतलब पेप्टोन एमिनो अम्ल होता है, इसका पूरा नाम ही है, वो क्या करता है, लाइपेज और बची हुई वसा और ग्लिसरॉल में बदलता है, तो पेप्टाइड बदलता है। देखिए बाबू, मतलब पेप्टाइड जो होता है वो क्या करता है, एमिनो अम्ल को, आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 मिनट। देखिए बाबू, जो वो पेप्टाइड होता है वो एमिनो अम्ल को, ठीक ना, लाइपेज और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए यहाँ आप लोग, ठीक ना। तो सुक्रोज को बाबू ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन बदलता है, तो इन्वर्टेस जो होता है बाबू, इन्वर्टेस वो क्या करता है, सुक्रोज और फ्रक्टोज को बदलता है, ठीक ना। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है कौन, इन्वर्टेस, ठीक ना। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बाबू। देखिए बाबू, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कौन बदलता है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो माल्टोज ही ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में बदलता है, ठीक ना। देखिए बाबू, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है बाबू, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में कौन बदलता है, ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो लैक्टोज ही जो है बाबू, लैक्टोज क्या करता है, ग्लूकोज को लैक्टोज में बदलता है, ठीक ना। यहाँ उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कौन बदलता है, तो न्यूक्लियस ही बदलता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाबू कि कैसे कैसे वहाँ तोड़ा था, ठीक ना, पूर्ण होती है, जिसमें भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील
अणु में बदल जाते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है। आप लोग जानते हैं बाबू कि अमाशय में जो भोजन जो पचता है उसे हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, ठीक ना। तो वही जो कायम जो है यहाँ कायम क्या होता है, चाइम में बदल जाता है। तो ये बात याद रखिएगा आप। मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें तो सारा क्लियर कर ही दूंगा। तो कायम क्या होता है, चाइम में बदल जाता है। मतलब अमाशय में जो भोजन पचता है उसे हम क्या कहते हैं, कायम। और जो छोटी आंत में जो भोजन पचता है उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड, ठीक ना। यहाँ तक कायम क्या होता है, चाइल्ड में बदल जाता है। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोष इलियम के भिलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए बाबू, इलियम होता है, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताया था कि छोटी आंत के 3 भाग होता है, दीदीजाई, डेडुलम, जेजुलम, इलियम, ठीक ना। तो इलियम में क्या होता है, भिलाई होता है। मतलब ऐसे ऐसे हाथ की तरह ऐसे संरचना होते हैं बहुत सारे, ठीक ना। तो यहीं से कोशिश क्या होता है, अवशोषित होते हैं, ठीक ना, इलियम के भिलाई द्वारा। तो बोल रहा है अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं का मतलब ये ऐसे ऐसे रहता है, वो छोटे छोटे केशिकाएं रहता है, इसी को रुधिर केशिकाएं कहते हैं, ठीक ना। रुधिर केशिकाएं में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे इसमें मिलते हैं ना, फिर पूरे कोशिका में क्या होते हैं, वो मतलब चले जाते हैं, मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब बड़ी आंत में आ जाते हैं, इसके बाद ये एंड हो जाएगा ये सेशन। देखिए छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। यह भाग कोलम तथा मलाशय कहलाते हैं या रेक्टम। ये बात याद रखिए बाबू, बड़ी आंत क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक ना। पहला को क्या कहा जाता है, कोलम, और दूसरा का बोला जाता है मलाशय या रेक्टम, ठीक ना। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे हम सिक्कम कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, ये बात तो आपको याद ही करना है। आप कुछ याद कीजिए या मत कीजिए, ठीक ना। तो आपको सिक्कम जरूर याद करना है। बड़ी आंत और छोटी आंत के को जोड़ता है, ठीक ना। मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक नली होता है, ठीक है, जैसे हम सिक्कम कहते हैं। मतलब ऐसे अगर छोटी आता है ना, तो ऐसे ऐसे करके बड़ी आंत ऐसे आता है ना बाबू, तो यहीं से जुड़ा हुआ रहता है एक नली, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रख गया होगा कि सिक्कम किसे कहते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ के रखता है एक नली की टाइप पे, ठीक ना। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना एपेंडिक्स कहलाती है। देखिए एपेंडिक्स क्या है, एक अवशोषित अंग है। मतलब इसका कोई कार्य नहीं है अपेंडिक्स का, ठीक ना। ये सिर्फ ऐसे ही रहता है, ठीक ना। याद रखिए, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ये बात याद रखिए, कोई कार्य नहीं। यह एक अवशोषी अंग है, ठीक ना, अवशेषी अंग है। कोलम 3 भागों में विभक्त है। अब देखिए बाबू, जैसे मैं कोलम और रेक्टम जो होता है, जब मैंने बताया कि कोलम और रेक्टम में बड़ी आंत बटा हुआ है, तो कोलम के आगे चल के 3 भागों में, ऊपरीगामी कोलम, अनुप्रस्थ कोलम तथा अधोगामी कोलम। अधोगामी कोलम में रेक्टम में खुलता है, ठीक ना। देखिए बाबू, अधोगामी कोलम कहाँ खुलता है, तो रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो देखिए बाबू, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ तक, इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं बाबू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेन बात यहीं तक था जो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बाबू आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा बाबू कि जो अपचा जो भोजन होता है, ठीक ना, वो इलियम से कोलम में जो आता है तो वो रेक्टम में ही पहुंचता है, ठीक ना। मतलब अपचा भोजन जो है वो क्या होता है, इलियम से आएगा, ठीक ना, रेक्टम में पहुंचता है, ठीक ना। और इसी भाग में क्या होता है, अपचा भोजन का अवशोषण होता है, ठीक ना। अपचा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बाबू, तो रेक्टम में ही होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आपको जो जल का भी अवशोषण बाबू अधिकांश रेक्टम में ही हो जाता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ बाबू आपको समझ में आया गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। एक मिनट बाबू, वो सॉरी, मैं शायद इधर और था जो मैंने आपको जो बताया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा स्लाइड ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर है, आप अच्छा से देख लीजिए। अपचा भोजन इलियम के एक कोलम में से होते हुए रेक्टम में पहुँचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे बता दिया था, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो गया है, ठीक ना, लेकिन मैं यहाँ बता दिया हूँ, ठीक ना। तो अपचा भोजन क्या होता है, इलियम के, यहाँ बोल रहा है बाबू, अब ध्यान से देख लीजिए कि इलियम, ये अपचा भोजन
इलियम से कोलम में रेक्टम के द्वारा आता है। बहुत अच्छा, ठीक ना, पहुँचता है। बड़ी आंत के इस भाग में अपचे हुए भोजन का अतिरिक्त जल का भी अवशोषित होता है। तो जल का अवशोषित क्या होता है, रेक्टम में होता है, ठीक ना। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहाँ से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते बाहर शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आशा करता हूँ बाबू आपको समझ में होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू बाबू। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू बाबू, आपका दिन शुभ हो।